मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। और यहां पर फिर से हम लेकर आ गए हैं बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर। ये अगर बिहार राज्य विशेष लिखा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल बिहार से रिलेटेड है। ये आपको कोई भी BPSC का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम 1 जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक यहाँ पर हम कवर करेंगे, लेकिन एक वीडियो में नहीं, पार्ट बाई पार्ट। और ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट 5 है। चलिए तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए, ये बात कर रहा है पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर आप लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी, उसे केंद्र सरकार ने नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो ऐसी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना के अधिकारी कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1788 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चागोस द्वीप समूह का सर्वेक्षण करने के लिए कैप्टन ब्लेयर को नियुक्ति की थी। तो एक ब्रिटिशर्स नौसेना के अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर ये पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया था। अब इसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। जो कैप्टन ब्लेयर थे वो 1789 में अंडमान पहुंचे थे। अंग्रेज़ों ने पोर्ट ब्लेयर का नाम इसलिए भी इस अधिकारी के नाम पर रखा था क्योंकि औपनिवेशिक शासन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज़रूरी थी। मतलब शासन करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बंदरगाह था और आपको पता है कि काले पानी की सज़ा भी अंडमान में ही मिलती थी। साथ ही साथ वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी आसान था। मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री विजयपुरम नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास और वीर लोगों के सम्मान को करता है। तो चलिए अंडमान निकोबार के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लें। एग्जाम हॉल में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो है कि नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, इसका भी नाम बदला गया था। तो आप याद रखिएगा कि नील आइलैंड का नाम क्या रखा गया था? शहीद द्वीप। ठीक है। और हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया था? स्वराज द्वीप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम हॉल में स्टेटमेंट वाइज करके या कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है कि ये मान लीजिए भारत का दक्षिण हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हैवलॉक आइलैंड नील आइलैंड के साथ 2023 में 21 और आइलैंड के नाम में परिवर्तन किया गया था। अंडमान जो है गाइस वो क्या है? 4 भागों में बटा हुआ है। एक है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, चौथा है लिटिल अंडमान। तो आपसे क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। जैसे ये भारत का मैप है, तो आप यहाँ पर देखिएगा अंडमान की अवस्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे साउथ में कौन सा अंडमान है, मतलब सबसे दक्षिण में कौन सा अंडमान है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं दक्षिणी अंडमान में, लेकिन गलत होगा। इसका आंसर होगा लिटिल अंडमान। यहाँ देखिए, जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान की कैपिटल है, वो किस में है? दक्षिण अंडमान में अवस्थित है, यानी कि साउथ अंडमान में। और जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? तो इसके बीच में एक 10 डिग्री चैनल है जो क्या करता है? दोनों को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछ ले तो आप इसको टिक आउट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है और कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया कि वेनेजुएला में जितने भी ग्लेशियर थे वो सब पिघल चुके हैं। आपको पता होगा कि एक घटना होती है जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। इस ग्रीन हाउस गैस के तहत क्या हो रहा है? मतलब इसकी इंक्रीजमेंट हो रही है, यानी कि ये बढ़ रहा है, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रही है, जिस कारण से जितने भी ग्लेशियर्स है गाइस वो धीरे धीरे पिघलते चले जा रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ये हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि एक NGO है, क्या नाम है उसका? विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने इस सूचकांक को जारी किया जिसको ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 नाम दिया गया है। यहाँ पर 119 देशों की रैंकिंग निकाली गई, जहाँ पर भारत को कितना स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। यह स्थान याद रखिएगा गाइस, क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, वहीं 119वें स्थान पर कौन रहा है? माली रहा है। तो ट्रैवल में ये देखा जाता है गाइस कि कौन, मतलब लोग किस देश में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं,
तो अमेरिका में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, अगर देखा जाए तो माली में लोग पसंद नहीं करते हैं जाने के लिए। इस सूचकांक में भारत की महत्वपूर्ण छलांग वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में इसकी बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक को रेखांकित करता है, यानी कि बता रहा है कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति थोड़ी मोड़ी अच्छी हुई है पहले के मुताबिक। चलिए गाइस आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक NGO है, ये भी इसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जो देश है जहाँ पर प्रेस को कितनी आज़ादी है, यहाँ पर यह बताई जाती है। तो देखते हैं गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 देशों के लिए सूचकांक को जारी किया गया है। भारत के स्कोर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, मतलब भारत का जो स्कोर आता था उसमें गिरावट हुई, लेकिन भारत की जो रैंक है उसमें सुधार हुआ है, याद रखिएगा गाइस। यानी कि स्कोर जो है वो नीचे की ओर आया है, ठीक है, लेकिन अगर भारत की रैंक देखा जाए तो उसमें उछाल देखने को मिला है, ठीक है। इस सूचकांक में देखिएगा गाइस, भारत की जो रैंक है वो 159वीं हो गई है, यानी कि पहले हम कितने पर थे, 161वें स्थान पर थे। हम 2 रैंक के साथ क्या हुए हैं, हमारे 2 रैंक में सुधार हुआ है, प्लस 2 रैंक हम अच्छे हुए हैं। लेकिन 2023 में जहाँ पर भारत का स्कोर कितना था, 36.62 था, वहीं 2024 में कितना हो गया है, 31.8 हो गया। तो आपको स्टेटमेंट बना के एक क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है और आपको कह दिया जाएगा कि स्कोर और रैंक दोनों में सुधार हुई, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कोर में क्या हुई, गिरावट देखने को मिली है। इस सूचकांक में जो नॉर्वे देश है गाइस, आपको पता है, तो नॉर्वे क्या इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, लेकिन इरिट्रिया देखिएगा तो वो 180वें स्थान पर है, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, इरिट्रिया। शक्ति सैन्य अभ्यास, यह भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ये कहाँ पर आयोजन की जा रही है, मेघालय के उमरोही में आयोजन हो रही है। और किसके बीच होती है शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच में एक सैन्य अभ्यास है शक्ति, ये नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास होती है। ये 1 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम है जो भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजन की जाती है। तो इस बार कहाँ पर हो रहा है गाइस, इस बार हो रहा है कहाँ पर, इंडिया में। और जब भी कोई एक्सरसाइज इंडिया में होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम हॉल के लिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेजर्ट साइक्लोन के बारे में, जो 2024 है। यहाँ भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, अगर आप इससे भी कन्फ्यूज हो जाए तो आप दुबई नाम से याद रख सकते हैं। तो भारत और सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात के बीच सेनाओं के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, डेजर्ट साइक्लोन। कहाँ पर हो रहा है गाइस, राजस्थान के थार जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर इसको आयोजन किया जा रहा है। मुक्तिधाम मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार में ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। बिहार सरकार के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा। किससे रिलेटेड है गाइस, अंतिम संस्कार से। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एकदम स्टेटमेंट बनाकर कि हाल ही में समाचारों में मुक्तिधाम था, तो वो किससे संबंधित है, तो आप किससे लगाओगे, बिहार में जो अंतिम संस्कार होता है उसी से रिलेटेड है। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, कि कई प्रकार के आपदाएं वगैरह आपको देखने को मिलती है, तो उसमें कई प्रकार का हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो अब ऐसे हॉस्पिटल बनाया गया है जो खुद वो पोर्टेबल होगा, वो खुद इंसानों के पास पहुंच जाएगा, इंसानों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में 14 मई 2024 को भारतीय वायु सेवा भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। तो कहाँ पर बना है गाइस, तो आगरा में बना है, कहाँ पर, यूपी में। और किसने बनाया है, भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, याद रखिएगा गाइस। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार इस प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है, पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति में निपटाने के लिए जाना, यानी कि मान लीजिए कहीं पर आपात स्थिति है तो निपटने के लिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्टेबल अस्पताल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता में वृद्धि करने हेतु निर्मित की गई नवीनमेशी उपकरणों से युक्त है। इसमें एक साथ कम से कम 200 जो अगर कोई मरीज हैं तो उनका एक बार में 200 मरीज का इलाज आराम से किया जा सकता है। अब देखिए गाइज, ये भी एक प्रकार का एक सूचकांक ही है, जैसे भी आप कह सकते हैं। बाढ़ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील, यानी कि कहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ जल्दी आता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की स्थिति सुधारने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। तो याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहला स्थान किसका आया है, पटना का आया है, ठीक है। और अगर देखिएगा दूसरा स्थान पर तो क्या है, मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल का, और तीसरा स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र का ठाणे है, ठीक है। तीनों नाम को याद रखिएगा। और इस प्रकार के सूचकांक को, यानी कि जो भी है, इसको किसने जारी किया, IIT दिल्ली ने जारी किया है और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने, दोनों ने मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है। यह सूचकांक प्रभावित लोगों की संख्या, बाढ़ के फैलाव और अवधि के आधार पर बाढ़ की दीर्घकालिक गंभीरता पर विचार करती है।
सुशील कुमार मोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार से रिलेटेड है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 13 मई 2024 को वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। किससे निधन हुआ? वह कैंसर से पीड़ित थे, जिसका अंश इनका निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी बिहार में कब उप मुख्यमंत्री रहे थे? तो 2005 से 2013 के बीच रहे थे और 2017 से 2020 तक वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी थे। ठीक है। भारत में उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, याद रखिएगा गाइस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक व्यवस्था है कि हम ऐसा बनाते हैं कि इन सिचुएशन में आपको काम दे। ऐसी स्थिति में कि मान लीजिए अब अगर मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। बिहार की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला। तो बिहार के पटना संग्रहालय में राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है गाइस? तो बिहार के पटना में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन। पिरुल लाओ और पैसे लाओ पाओ मिशन। देखते हैं गाइस। मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि यानी कि जो वन जो होते हैं गाइस, तो उसमें आग काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उत्तराखंड में ये घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो उसी की स्थिति को मतलब ध्यान में रखते हुए पिरुल लाओ और पैसा पाओ मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तराखंड के सरकार ने लॉन्च किया है। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू की गई है। इस मिशन के तहत पिरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। यानी कि अब जो भी पिरुल वगैरह होता है वो आराम से आप खरीद सकते हैं। आपको पेड़ को जलाने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं है। संविधान पार्क उद्घाटन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र का पहला संविधान उद्यान बनाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया किसका? महाराष्ट्र का पहला, यह भारत का पहला नहीं है। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता को प्रतीक है। ठीक है गाइस। यह पार्क भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। किसने बनाया है? भारतीय सेना और पुनीत बालन ने। यह महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क है। अगर आपसे पूछ दे गाइस कि भारत का पहला संविधान पार्क कौन सा है, तो भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर बना था? उद्यान की बात हो रही है गाइस, तो ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। लेकिन पहला पूछ जाए संविधान संग्रहालय कहाँ बना था, तो यह कहाँ बना था? हरियाणा में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं गाइस, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है गाइस कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। ठीक है गाइस। स्कूल ऑन व्हील्स पहल ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न क्या है कि ये किससे संबंधित है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से संबंधित है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात अगर आती है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके ने, इन्होंने क्या किया? स्कूल ऑन व्हील कार्यक्रम को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? मणिपुर सरकार के राज्यपाल ने इसको लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है गाइस? इस पहल का उद्देश्य है राज्य में जातीय संघर्ष के पश्चात राहत शिविरों में शरण लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना है, यानी शिक्षा देना है। आपको पता है कि मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा और दंगा देखने को मिली थी। तो जो राहत शिविर में बच्चे रह रहे हैं तो वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो उन तक अब क्या पहुंचाया जाएगा? स्कूल पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर बस के माध्यम से स्कूल जाएगी, यहाँ पर टीचर भी वहाँ तक उपलब्ध होंगे। तो ये क्या है? इस पहल के तहत लाइब्रेरी, कंप्यूटर, खेल सामग्री से सुसज्जित स्कूल बस एक शिक्षक के साथ विभिन्न शिविरों में जाएगी और बच्चे को क्या करेगी? शिक्षा देगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए भी क्योंकि ऐसे ऐसे पहल जो लॉन्च होते हैं ये आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी पूछते हैं गाइज, तो अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो वहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ऑपरेशन मर्यादा, आपको पता है गाइज, मैंने पिछली बार बताया था, ऑपरेशन से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस बार जो यूपीएससी का 2024 का पेपर हुआ है, आप उसमें देखिएगा कि ऑपरेशन सद्भावना से क्वेश्चन आई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। केदारनाथ यात्रा 2024 के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने, नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, रन फॉर सन मैराथन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। 3 मई 2024 को उत्तराखंड सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में
रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया है। किसने किया है गाइस? उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, इस मैराथन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसने किया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। रन फॉर सन मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। किसको? रन फॉर सन कार्यक्रम को। लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए आईआईटी पटना को पेटेंट मिला। आपको पता है कि आईआईटी पटना के जो छात्र हैं उन्होंने ऐसे इन्वर्टर बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा कम लागत में भी उपलब्ध हो जाएंगी। आईआईटी पटना को उसके स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कैम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर के लिए भारत सरकार के द्वारा उनको पेटेंट प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे देश को पोर्टेबल पावर मॉड्यूल यूपीएस इन्वर्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन चुका है। इतने ज़्यादा हम लोगों ने व्यापार पर रोक लगाई चीन पर, लेकिन फिर भी चीन आज क्या है? व्यापार में हमसे काफ़ी आगे ही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो अभी हाल ही फिलहाल में आई है, उसने एक आंकड़ा दिया है, बताया 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन पहले स्थान पर है। कितना है? 118.4। और हमने किसको पीछे कर दिया? यानी कि अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और भारत अमेरिका के बीच कितना व्यापार होता है? 118.3 बिलियन डॉलर का, यानी कि 0.1 की कमी। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था। यानी कि इससे पहले कौन था? अमेरिका था, लेकिन अभी कौन हो गया गाइस? तो वो चीन हो गया। चीन को भारत का निर्यात कितना है? 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है। जिन क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा उनमें क्या है? लौह अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसी वस्तुएं शामिल हैं। यानी कि यह कह रहा है स्टेटमेंट ये गाइस कि अभी हम लोग का निर्यात जो है वो चीन के लिए बढ़ा है और बढ़कर भी कितना हुआ है? 16.67 अरब डॉलर ही रहा है। यानी कि अभी भी चीन हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है और हम क्या है? ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि ट्रेड में हम बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं। चीन हमसे आगे है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण दी गई है। यानी कि हम लोगों ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति के लिए किससे ऋण लिया है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोगों ने ऋण लिया है। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसके तहत हम लोग कितना 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यानी कि हम एडीबी से कितना ऋण ले रहे हैं? 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है गाइस? इसका उद्देश्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति को विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को जलवायु प्रूफ, आधुनिक एवं मजबूत बनाना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। टाक 003 डेंगू के लिए एक नए टिकट टाक 003 को WHO ने क्या कर दिया है? उसको प्री क्वालिफिकेशन दे दिया है कि अब इसको मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन का क्या नाम दिया गया है गाइस? ये नाम दिया गया है क्यूडेंगा। ठीक है, क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा गलत हो तो माफ़ कीजिएगा गाइस। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा विकसित डेंगू वैक्सिया या CYD-TDV के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला दूसरा डेंगू वैक्सीन है। यानी कि इससे पहले भी एक और डेंगू वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, अभी वो उपलब्ध है, और ये कौन सा है? दूसरा है। एडवाइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एडवाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति थे जो पर्यटक थे भारत के पहले, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और इसी मिशन के तहत गए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के नागरिक हैं, इनका नाम क्या है? एडवाइट, और ये काफ़ी ज़्यादा उम्र यानी कि 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाला पहले व्यक्ति बन गए। इतने ज़्यादा उम्र के व्यक्ति अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गए थे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी पार्ट 6 में। यह पार्ट 5 था, हम पार्ट 6 लेकर कल तक आ जाएंगे आपके पास, और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम होते होते तक सभी करंट अफेयर को हम कवर कर देंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो। बस आप चैनल के साथ बने रहें और प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं फिर, बाय।